या फिर क्यों ना प्रीति को भी इनवाइट कर लूं, उससे मिलने का मन हो रहा है। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और प्रीति का नंबर डायल किया। फोन की रिंगटोन बजते ही ओमकार का दिल और तेजी से धड़कने लगा। तभी प्रीति ने झट से फोन उठाते हुए कहा, हेलो ओमकार। ओमकार ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रीति, शाम के वक्त मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। प्रीति कुछ देर के लिए चुप रही। ओमकार को लगा शायद वो बिजी होगी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुम मुझे जगह सेंड कर दो, मैं आ जाऊंगी। ओमकार ने जल्दी से एक जगह का नाम टाइप किया और प्रीति को मैसेज कर दिया। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो थोड़ी सी खुशी और थोड़ी सी घबराहट दोनों महसूस कर रहा था। जैसे ही ओमकार कैफेटेरिया से निकलने लगा, उसका फोन फिर से बजने लगा। उसने फोन निकाला और देखा कि फिर से प्रीति का ही कॉल था। वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, हेलो प्रीति, क्या हुआ? प्रीति ने हल्की सी परेशान आवाज में कहा, सॉरी ओमकार, आज मैं शायद तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। आज मुझे बहुत सारा काम है। अनिका ने मुझे कुछ अर्जेंट काम दे दिया है जो मुझे शाम तक कंप्लीट करना होगा, इसलिए आज नहीं मिल पाऊंगी। प्रीति की बात सुनकर ओमकार का दिल थोड़ी देर के लिए उदास हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रीति, लेकिन मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी थी, इसलिए तुम्हें बुला रहा था। प्रीति की आवाज अचानक से उत्साहित हो गई। वो उत्साहित होकर कहा, अच्छी खबर? सच में? क्या बात है ओमकार, जल्दी बताओ ना। ओमकार थोड़ा नर्वस सा महसूस कर रहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, प्रीति, कल से मैं आकाश भैया के ऑफिस में काम करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने ये डिसीजन ले लिया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रीति एकदम से खुशी से चिल्ला उठी, सच ओमकार, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, लेकिन क्या तुम खुश हो इस फैसले से? प्रीति की आवाज में हल्की सी फिक्र और एक गहरी उत्सुकता साथ झलक रही थी। ओमकार मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनता है और फिर हल्के से सिर झुकाकर कहता है, खुश हूँ प्रीति, मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली है और उसमें तुम्हारा साथ मुझे और भी ज्यादा मजबूती दे रहा है। और हाँ, जानवरों से मेरा प्यार तो कभी कम नहीं होगा, वो तो मेरे दिल का एक हिस्सा है जैसे तुम हो। मैं अब दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाऊंगा, अपने प्यारे जानवरों की देखभाल और यहाँ गुलेरिया ऑफिस में आकर आकाश भैया से बिजनेस सीखना। ओमकार के चेहरे पर वो सुकून और जुनून साफ छलक रहा था। प्रीति उसकी आंखों में उस भरोसे की चमक को देख रही थी। उसकी मुस्कान और आंखों की गहराई से साफ था कि ओमकार अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट था। तभी प्रीति ने बड़े प्यार से कहा, ओके ओमकार, इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ इस काम में नहीं, बल्कि हर मोड़ पर, हर कदम पर हम दोनों साथ मिलकर ही हर मुश्किल को आसान बना लेंगे। ओमकार की बातें सुनकर प्रीति के चेहरे पर भी एक नरम मुस्कान आ गई। उसने थोड़ी देर चुप रहकर ओमकार की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, सच बताऊं ओमकार, मुझे तुम पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जुड़ने जा रही है, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अपने पैशन को अपने प्रोफेशन से जोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन तुम पूरे दिल से उसे कर रहे हो और तुम्हारा पैशन तो लाजवाब है। चाहे मैं कितनी भी तारीफ कर लूं वो कम ही लगेगी। प्रीति ने हल्की हंसी के साथ कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे चेहरे पर वो बेचैनी साफ देखी थी। वो बेचैनी जो जानवरों के लिए थी, उनका ख्याल रखने के लिए थी। वही चीज थी जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा था। और अब जब तुम आकाश भैया के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लोगे, तब तुम फाइनेंशियली तौर पर भी मजबूत हो जाओगे। इससे तुम्हें अपने प्यारे पेट्स की देखभाल के लिए किसी मंथली फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति की ये बातें सुनकर ओमकार के चेहरे पर एक और प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, ओके प्रीति, जब भी तुम्हें टाइम मिले बस मुझे कॉल कर लेना, तब हम मिलते हैं और अच्छे से सब बातें करते हैं। प्रीति ओमकार की मासूम सी मुस्कान को देखकर चिढ़ाते हुए हंसती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, मिलते तो हैं, लेकिन अब की बार पार्टी तुम्हारी तरफ से होगी। आखिरकार कल से तुम ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो, इस मौके को तो सेलिब्रेट करना बनता है। इतना कहते ही दोनों तरफ से ओमकार और प्रीति फोन पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। दोनों की हंसी में एक जैसी नई शुरुआत की उम्मीद छुपी हुई थी। फिर प्रीति बाय बोलते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। ओमकार फोन को अपने हाथ में देखता है और उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान बनी रहती है। उसके दिल में एक नई हलचल है, एक नई उम्मीद। वो जानता है कि कल से उसकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि प्रीति के सपनों और अपने प्यारे पेट्स के लिए भी मेहनत करूंगा। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का शानदार ऑफिस हमेशा की तरह अपनी कार्यक्षमता और सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता था। शाम का समय था, लेकिन ऑफिस के कॉरिडोर में अभी भी हलचल थी। अंदर कैबिन में रोहित मारवा, जो खुद इस पूरे ग्रुप के डायरेक्टर थे, एकाग्रता से अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। उनकी निगाहें स्क्रीन पर थीं, लेकिन उनका मन कहीं और था। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी जल्दी, एक हल्की बेचैनी थी, लेकिन ये बेचैनी किसी काम की थकान की नहीं थी, बल्कि दिल में छिपे एक खास इंतजार की थी।
आज का दिन उनके लिए खास था। आज उन्होंने अनिका के लिए एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज प्लान किया था। एक खूबसूरत डिनर जिसमें सिर्फ वो दो लोग होंगे, कुछ मीठी बातें होंगी और बीच बीच में वो हल्की मुस्कुराहटें जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल जाती हैं। रोहित ने इस पूरी इवनिंग को परफेक्ट बनाने के लिए पहले से ही हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। उन्होंने दोपहर में ही अपने भरोसेमंद स्टाफ मेंबर चिराग मेहता को सभी निर्देश दे दिए थे। कौन सी जगह चुनी गई है, वहाँ का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, कौन सा म्यूजिक चलना चाहिए, टेबल सेटअप कैसा हो और मेनू में अनिका की पसंदीदा चीजें क्या क्या हों, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करके फाइनल किया गया था। शाम के करीब 7 बजे का वक्त हो रहा था। रोहित को चैन नहीं पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत चिराग को कॉल किया। उधर चिराग जो इस समय भी उसी इवेंट की फाइनल तैयारियों में लगा हुआ था, जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन पर रोहित सर का नाम चमकता देखता है, तुरंत कॉल रिसीव करता है। जी सर, नमस्ते, क्या आपको कुछ काम था? रोहित बिना किसी भूमिका के सीधे पूछता है। चिराग, मैंने तुम्हें जो काम दोपहर में सौंपा था, क्या वो हो गया? चिराग मुस्कुराकर आत्मविश्वास से भरे हुए स्वर में कहता है, ऑल डन सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और अनिका मैम को सभी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे लगेंगे। चिराग की बात सुनकर रोहित को थोड़ी राहत मिलती है। वो संक्षेप में कहता है, ठीक है, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके तुरंत बाद रोहित अपने फोन में मैसेज खोलता है और अनिका के नाम एक छोटा लेकिन प्यारा सा मैसेज टाइप करता है। अनिका, जल्दी से तैयार हो जाना, अलमारी में तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है, जरा खोलकर देखना, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अनिका का सरप्राइज। उधर मारवा हाउस, जो कि रॉयल और क्लासिक डिजाइन का प्रतीक है, वहाँ की शाम एक अलग ही सुकून में ढली हुई थी। अनिका अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसने हल्का सा मेकअप किया था और अब बाल सेट कर रही थी जब अचानक उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। वो तुरंत अलमारी की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलते ही उसकी नजर एक खूबसूरत से डेकोरेटेड बॉक्स पर पड़ी। वो झटपट उसे उठा लाई और अपने बेड पर बैठकर उसे खोलने लगी। बॉक्स का कवर हटाते ही उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ठहर गईं। अंदर एक बेहद ही एलिगेंट चमचमाता हुआ पार्टी गाउन रखा हुआ था। ये गाउन देखने में भले ही बाहर से बहुत सिंपल और एलिगेंट लग रहा था, लेकिन इसका जो डिजाइन था वो वाकई में कुछ खास था। इसकी सिलाई, उसकी फिटिंग और कपड़े की क्वालिटी को देखकर साफ लग रहा था कि इसे किसी बहुत ही अनुभवी और प्रोफेशनल डिजाइनर ने तैयार किया है, और वो भी सिर्फ इस खास मौके के लिए। जैसे ही अनिका ने उस गाउन को हाथों में उठाया, उसकी उंगलियां उस कपड़े की सॉफ्टनेस को महसूस करने लगी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे किसी बच्चे को कोई बहुत प्यारा तोहफा मिल गया हो। रोहित ने आज तक जो भी अनिका को दिया था वो हमेशा उसकी पसंद के बिल्कुल करीब रहा था, और यही वजह थी कि अनिका को रोहित पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि जो भी ये सरप्राइज है वो उसके दिल को जरूर छू लेगा। वो अब भी गाउन को अपनी गोद में रखे देख रही थी, मानो उसकी खूबसूरती में डूब सी गई हो। फिर वो अचानक मुस्कुराई, जैसे अपने मन के भीतर किसी को धन्यवाद कह रही हो। वो सोचने लगी कि रोहित इतने कम समय में इतनी परफेक्ट तैयारी कैसे कर लेता है। ये बात उसे हर बार चौंका देती थी। अब अनिका ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप लगाया, बस हल्का सा कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा ब्लश और एक सॉफ्ट शेड की लिपस्टिक। फिर उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ा और सिर्फ एक एलिगेंट हेयर पिन से उन्हें सेट किया। वो नहीं चाहती थी कि बहुत ओवर रेडी लगे, लेकिन साथ ही वो इस शाम को खास बनाना चाहती थी। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलने लगी, उसने दरवाजा खोला ही था कि उसने हॉलवे से अपने तीनों बच्चों रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को अपने कमरे के बाहर से गुजरते देखा। तीनों ने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो एक पल को सब थम से गए। उनकी नजरों में वो हैरानी, वो खुशी और वो प्यार झलक रहा था, और तभी एक साथ तीनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, वाओ मॉम। अनिका को उनके चेहरे के वो एक्सप्रेशंस देखकर बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराई और पूछ बैठी, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? रिया तुरंत बोली, ट्रस्ट मी मॉम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। अनिका ने उसकी बात पर एक कोमल सी स्माइल दी, लेकिन तभी आर्यन और अलेक्जेंडर भी उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोले, मॉम, हम आपको बता नहीं सकते कि आप आज कितनी सुंदर लग रही हैं। क्या आप कहीं जा रही हैं? अनिका ने हल्के से कहा, हाँ, थोड़ा सा बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। अब तीनों बच्चे थोड़े और एक्साइटेड हो गए और रिया ने थोड़ा छेड़ने वाले अंदाज में पूछा, लेकिन इतना सज धज के, क्या आप डिनर पर जा रही हैं? क्या डैड ने आपके लिए कुछ प्लान किया है? रिया की ये बात सुनकर अनिका एक पल को चौंक सी गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रिया इतनी सीधे सीधे वही बात पूछ लेगी जिसे वो बचाना चाहती थी। वो थोड़ा शर्माते हुए बस हल्के से सिर हिलाती है, लेकिन अब तक बच्चे सब समझ चुके थे। आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, ओके मॉम, आई थिंक यू आर गेटिंग लेट, यू शुड गो नाउ। तीनों ने उसे एक साथ बाय कहा और अनिका भी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गई।
आज अनिका खुद ही गाड़ी चला रही थी। रोहित ने उसे जो लोकेशन भेजी थी वो दिल्ली से करीब 1 घंटे की दूरी पर थी और इस जगह के बारे में अनिका को पहले से कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसने जब मैसेज में वो जगह देखी थी तभी उसके मन में एक खास एक्साइटमेंट जाग चुकी थी। रास्ते भर वो सोचती रही कि रोहित ने क्या प्लान किया होगा, वहाँ कैसा सेटअप होगा, क्या क्या सरप्राइज उसका इंतजार कर रहे होंगे। रास्ता थोड़ा सुनसान और घने पेड़ों से भरा हुआ था। अंधेरा धीरे धीरे गिरने लगा था, लेकिन सड़क के किनारे लगे छोटे छोटे लाइट्स रास्ता दिखा रहे थे। कुछ ही देर में गाड़ी एक बिल्कुल अलग सी जगह पर रुक गई और जैसे ही अनिका ने कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, उसका दिल एक पल को थम सा गया। एक जादुई शाम। अनिका की गाड़ी जैसे ही उस जगह के सामने रुकी, उसने बाहर कदम रखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी गईं। उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक चौड़ी और शांत बहती हुई नदी जो चांदनी रात की दूधिया रोशनी में किसी चांदी की चादर जैसी चमक रही थी। नदी के पानी पर चांद की रोशनी ऐसी बिखरी हुई थी जैसे किसी चित्रकार ने अपने ब्रश से उस पर चांदी के रंग उड़ेल दिए हों। उस चमक में हर लहर, हर हलचल, हर बूंद एक नई कविता सी लग रही थी। पानी की सतह पर कभी कभी हल्की सी हवा चलती और उस पर चांद का प्रतिबिंब हिलने लगता, जैसे कोई सपना असली रूप लेने लगा हो। आसमान में छोटे छोटे जुगनू चमक रहे थे, लेकिन वे सिर्फ जुगनू नहीं लग रहे थे, उनमें किसी और ही दुनिया की रोशनी थी। कुछ जुगनू ऐसे लग रहे थे जैसे सूरज की पहली किरणें आसमान में गलती से बिखर गई हों। उस नरम, सुनहरी और नीली रोशनी में सब कुछ अलौकिक और सपने जैसा लग रहा था। अनिका मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। उसकी आंखें उन जुगनुओं की चमक में खोसी गई थीं। उसी चमक के बीच जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाईं, सामने ठीक नदी के किनारे एक पेड़ के पास रोहित खड़ा हुआ था। उसके चारों ओर हल्की सी धुंध थी और उसके पीछे कांच का बना हुआ वो ग्लास हाउस जिसमें फेरी लाइट्स की बहुत ही सॉफ्ट रोशनी जल रही थी। चारों ओर हल्की सी खुशबू तैर रही थी, शायद व्हाइट लिली और गुलाब की, जिससे वातावरण में एक डिवाइन सॉफ्टनेस घुल गई थी। अनिका की नजर जैसे ही रोहित पर पड़ी, उसके होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान खिल गई। वो मुस्कान सीधी उसके दिल से उठकर उसके चेहरे पर आई थी। उसकी आंखें अब सिर्फ रोहित को देख रही थी। वो उसे देखकर एक पल के लिए भूल गई कि वो कहाँ है और क्यों आई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी थकान, सारी चिंता, सब कुछ उस एक पल में पीछे छूट गया हो। रोहित की नजरों में भी कुछ ऐसा ही भाव था, जैसे वो अनिका को पहली बार देख रहा हो और फिर भी हर बार की तरह उसके लिए सब कुछ नया हो। अनिका को चारों तरफ देखकर लग रहा था जैसे वो धरती से सीधा किसी जन्नत में आ गई हो। वो नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हसीन था। और तभी उसकी यादों में एक पुराना दर्द भरा चैप्टर ताज़ा हो गया, जब दमयंती देवी ने उसे किडनैप कर लिया था और वो किसी तरह उनके किले से भागी थी। उस दौरान उसे जहर लगे तीरों से घायल कर दिया गया था और वो एक दलदल में गिर गई थी। उसी समय स्वाति मल्होत्रा उसे बचाने आई थी और उसे एक घने जंगल में ले गई थी। उस जंगल में उसने पहली बार प्रकृति की ऐसी हीलिंग शक्ति को महसूस किया था। वहाँ भी इसी तरह की जुगनुओं की रोशनी, चांद की छांव और हरे भरे पेड़ों की एक सुंदर छाया ने उसे उस दर्द से कुछ पल के लिए अलग कर दिया था। और आज इतने सालों बाद वही वाइब, वही शांति, वही प्राकृतिक सुंदरता एक बार फिर उसके सामने थी। अनिका का मन एकदम शांत हो गया था। उसने महसूस किया कि वो वाकई में एक ऐसी जगह पर है जहाँ से वो कभी लौटना नहीं चाहेगी। अनिका का मन एकदम शांत हो गया था। उसने महसूस किया कि वो वाकई में एक ऐसी जगह पर है जहाँ से वो कभी लौटना नहीं चाहेगी, क्योंकि बचपन से ही अनिका का मन प्रकृति से बहुत जुड़ा रहा था। उसे फूल पौधे, पत्तियों की खुशबू, मिट्टी की सौंधी सी महक, बारिश के बाद की ठंडी हवा, ये सब बहुत प्रिय थे। चारों ओर बिखरी उस अनकही सुंदरता को निहारते हुए अनिका धीरे धीरे रोहित मारवा की ओर बढ़ी। हर कदम उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था और उसकी आंखों की चमक मानो चांद की रोशनी को भी मात दे रही थी। वो रोहित के पास आकर कुछ पल चुपचाप खड़ी रही। उन दोनों के बीच ना कोई शब्द बोले जा रहे थे, ना ही कोई आवाज थी, बस आसपास की प्रकृति, हवा और बहती हुई नदी की हल्की हल्की आवाज गवाही दे रही थी उनके भीतर उमड़ते भावों की। फिर धीरे धीरे अनिका ने अपनी आंखों में जमा हुई भावना को स्वर दिया। थैंक यू मिस्टर मारवा, इतना खूबसूरत सरप्राइज देने के लिए। मैं सच में बता नहीं सकती कि ये मुझे कितना अच्छा लगा है और शायद मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये सब मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा सुंदर है। रोहित बस उसकी आंखों को देखता रहा। वहाँ वो चमक थी जो किसी बच्चे की मासूम खुशी में होती है या किसी ऐसे इंसान की आंखों में जो लंबे समय के बाद सुकून की छांव में आया हो। रोहित को महसूस हुआ कि उस एक पल में उसने शायद अनिका की सारी थकान, उसके सारे डर और उन सभी परेशानियों को मिटा दिया है जिनसे वो अब तक लड़ती आ रही थी। उसके होठों पर बसी वो प्यारी सी मुस्कान रोहित के दिल पर सीधा असर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कवि की कविता जीवन ले चुकी हो। वो मुस्कुराहट, वो मासूमियत और वो आंखों की चमक किसी भी दिल को घायल करने के लिए काफी थी। उस नदी के किनारे जहाँ पेड़ों के बीच रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, अनिका का चेहरा भी एकदम उन्हीं फूलों की तरह खिल उठा था। हवा में हल्की सी नमी थी
और चांद की रोशनी उस पर कुछ ऐसे गिर रही थी जैसे कोई डिवाइन स्पॉटलाइट अनिका के ऊपर ही पड़ा हो। न चाहते हुए भी अनिका जुगनुओं की ओर खींचती चली गई। उसके मन में एक मासूम सी इच्छा जागी इन उड़ते हुए नन्हे नन्हे रोशनी के कणों को छूने की। वो धीरे धीरे अपने हाथों को आगे करती हुई कुछ कदम चलकर नदी के और भी करीब चली गई। तभी एक जुगनू उड़ते हुए आकर उसकी एक उंगली पर बैठ गया। उस जुगनू की हल्की पर चमकती रोशनी जैसे ही अनिका की गोरी दूध जैसी मुलायम त्वचा से टकराई, उसका चेहरा एकदम सोने जैसा दमकने लगा। उस सुनहरी चमक को देखकर रोहित का दिल एक पल के लिए थमसा गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अनिका को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वहां दूर खड़ा रोहित अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। उसकी नजरें अनिका के चेहरे की चमक, उसके होठों पर तैरती हुई मुस्कान, उसकी झपकती पलकों और उसके उस मासूम से भाव पर अटक गई थीं। उसका मन जैसे उस दृश्य में पूरी तरह से खो गया था। वो पल, वो लड़की, वो रोशनी, सब कुछ ऐसा था कि समय जैसे वहीं थम गया हो। इधर अनिका जुगनुओं का पीछा करते हुए और भी नदी के किनारे के पास पहुंच गई थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी दूर आ चुकी है और कितना पास है उस तेज बहती नदी से। चांद की रोशनी, जुगनुओं की पीली हल्की चमक और उस बहते हुए पानी की सतह पर पड़ती हुई चांदी सी परछाई, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे कि अनिका का दिल जैसे अपने आप में ही बहने लगा था। वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। न उसे अपने आसपास की सुध थी, न अपने कदमों की दिशा का कोई ख्याल। उसके लिए इस वक्त कुछ भी मायने नहीं रखता था, न बीती हुई परेशानियां, न अकेलापन, न कोई दर्द। इस एक पल में वो सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन वहां कुछ दूरी पर खड़ा रोहित उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि अगर अनिका ने एक दो कदम और आगे बढ़ाए तो वो सीधे नदी में गिर सकती है। पानी तेज बहाव वाला था और उस रात की नमी से जमीन भी फिसलन भरी हो चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे एकदम दौड़ पड़ा। एक ही झटके में उसने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनिका का शरीर हल्के झटके से रोहित की ओर गिरा और उसका चेहरा अचानक डर और हैरानी से भर गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। क्या हुआ मिस्टर मारवा? अनिका ने तेज सांसें लेते हुए पूछा। आपने अचानक से मुझे ऐसे क्यों खींचा? अनिका की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे किसी गहरी नींद से अचानक जगा दिया गया हो। रोहित कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप उसकी आंखें उस दिशा में टिक जाती हैं जहां से उसने अनिका को खींचा था। अनिका भी रोहित की नज़र का पीछा करती है और जब उसकी नज़र उस बहती हुई नदी के किनारे तक जाती है तब उसे एहसास होता है कि वो कितनी नज़दीक पहुंच गई थी। वो मंत्रमुग्ध होकर चलती गई थी, पर उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसने अपनी हदें पार कर दी थी। एक गहरी सांस लेते हुए अनिका की आवाज में अब एक मिला जुला भाव था, हैरानी, शर्म और कृतज्ञता। थैंक यू मिस्टर मारवा, मुझे बचाने के लिए। अगर आप समय पर नहीं आते तो शायद मैं। रोहित उसकी बात बीच में ही काट देता है। उसका चेहरा बेहद शांत और आंखें बेहद गहरी थीं। अनिका, तुम बार बार मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैंने कोई एहसान नहीं किया है, जो कुछ किया है वो मेरा फर्ज है। तुम मेरी वाइफ हो और जो भी तुम डिजर्व करती हो मैं वही तो कर रहा हूँ। तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर माई लकी चार्म। अनिका की आंखों में हल्का पानी भर आया था, लेकिन वो मुस्कुराती है और उसी मुस्कान में वो सब कुछ कह देती है जो शब्द नहीं कह सकते थे। फिर अचानक उसने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया। मिस्टर मारवा, ये जगह तो किसी ड्रीम से कम नहीं है। देखो ना वो चांद यहाँ से कितना साफ, कितना प्यारा लग रहा है ना। रोहित अब तक अनिका की खुशी को बस देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब वो उसके थोड़े से और पास आकर उसी की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, चांद तो बहुत खूबसूरत है, पर कहते हैं ना, हर चांद में एक दाग होता है, पर मेरा जो चांद है यानी तुम, उसमें तो कोई दाग नहीं है, बस प्योर ब्यूटी है, बिना किसी कमी के। अनिका का चेहरा जैसे खिल उठा हो, उसकी आंखें नीले आसमान में तैरती जुगनुओं की तरह चमकने लगी थीं, पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। रोहित अब धीरे से पीछे से उसके करीब आता है और बिना एक शब्द कहे उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी ठोड़ी अनिका के कंधे पर आ टिकती है। वो धीरे से एक सॉफ्ट किस उसकी गर्दन के पास करता है। उसके बाद एक ठंडी सी सांस छोड़ते हुए वो अनिका के कानों के करीब आकर बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, अनिका, कितना रोमांटिक है ना ये सब, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये शांत चांदनी और हम दोनों बिल्कुल अकेले एक दूसरे में खोए हुए। उसकी गर्म सांसें अनिका की गर्दन से टकराती हैं, जिससे अनिका को अपने पूरे शरीर में एक सिहरन सी महसूस होती है। उसका गला सूख गया था, दिल की धड़कनें जैसे अचानक तेज हो गई थीं। अनिका के भीतर कुछ अजीब सा हो रहा था, जैसे कोई मीठी सरसराहट उसकी रगों में दौड़ रही हो। ठंडी हवाओं की गुनगुनाती छुवन, रोहित की बाहों का घेरा और वो नज़ारा, सब कुछ जैसे एक सपने जैसे पल में सिमट गया था। कुछ पलों के लिए वो जैसे ही शांत खड़ी रही, उसकी नजरें आसमान के उस चांद पर टिकी थीं और मन में एक अजीब सी शांति, लेकिन साथ ही कुछ बेचैनी सी भी थी। फिर अचानक उसने मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखा और हल्के से बोली, मिस्टर मारवा,
मुझे लग रहा है जितने दिन हमारी शादी को बीतते जा रहे हैं आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हैं। अनिका की ये बात सुनकर रोहित पहले हल्के से हंसा, फिर बिना कुछ कहे उसकी कलाई को अपने हाथ में लिया और उसे नदी किनारे थोड़ा आगे की ओर ले गया। रात की चांदनी में बहती नदी की कलकल करती आवाज और चारों ओर फैली चुप्पी के बीच दोनों कुछ देर तक बस चलते रहे। फिर रोहित एक जगह आकर बैठ गया, वही जगह जहां से नदी और चांद दोनों एकदम करीब लगते थे। अनिका हैरानी से उसे देख रही थी, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन रोहित ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराते हुए उसकी कलाई फिर से थामी और उसे अपने पास बैठा लिया। देखो अनिका, यहाँ से नज़ारा कितना मेस्मराइजिंग है ना। ऐसा लग रहा है जैसे चांद खुद ही जमीन पर उतर आया हो और हमें अपने पास बुला रहा हो। अनिका ने जैसे ही रोहित की आंखों का पीछा किया, उसकी नजरें भी उसी की ओर पड़ी। सामने दूर क्षितिज पर झुकी हुई चांदनी, शांत बहती नदी और उसके ऊपर चांद की परछाई, जैसे सफेद रेशमी कपड़े में कोई परी उतर आई हो। वो कुछ देर तक उस नज़ारे को निहारती रही और फिर बोली, मिस्टर मारवा, आप यहाँ कब कब आते हैं? क्योंकि हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और जहाँ तक मुझे याद है मैं इस जगह पर पहली बार आई हूँ। अनिका का ये सवाल सुनकर रोहित कुछ पलों के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई उतर आई थी, जैसे वो किसी पुराने एहसास में डूब गया हो। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, शादी से पहले जब भी मैं बहुत ज्यादा अपसेट होता था या जब मुझे किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती थी, मैं यहीं आता था। इस जगह में एक सुकून है, एक ऐसी शांति जो शायद दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलती। जब कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है या दिल में बहुत भारीपन होता था, तब यहाँ आकर सब हल्का लगने लगता था। फिर उसने धीरे से अनिका का हाथ पकड़ा और उसकी ओर देखा। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, न जाने कैसे इस जगह की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल, हर एक मेमोरी उतनी ही खूबसूरत है जितनी ये चांदनी, और शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो पल सिर्फ मेरे नहीं, हमारे हैं। और अब जब तुम मेरे साथ यहाँ हो तो ये जगह भी पूरी हो गई है, जैसे इनकम्प्लीट सी थी पहले। तुम खुद ही सोच सकती हो अनिका, रोहित ने धीरे से कहा, मेरे लिए तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल, हर वो हंसी, हर वो चुप्पी, हर वो पल जब हमने एक दूसरे की आंखों में झांका, वो सब उतना ही खूबसूरत रहा है जितना आज का ये नज़ारा, ये नदी, ये चांदनी और तुम्हारा साथ। रोहित के इन शब्दों में कोई बनावटी मिठास नहीं थी, बस एक सच्चा गहरा एहसास था। अनिका कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें बोल रही थीं। वो समझ चुकी थी कि रोहित का प्यार समय के साथ ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि वो तो और भी गहराता जा रहा है, जैसे पुरानी शराब जो वक्त के साथ और निखर जाती है। उसके होठों पर एक मंद मुस्कान तैर गई और वो मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्यार की रोशनी से आती है। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जमीन पर थी, लेकिन मन जैसे किसी और ही दुनिया में उड़ रहा था। रोहित की बातों ने अनिका के दिल को छू लिया था। आसमान के नीचे सितारों के उस झिलमिलाते चादर में लिपटी रात में दो दिल चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे की धड़कनों को सुनते हुए। तभी रोहित धीरे से अपनी पीठ के बल लेट गया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे लगाया, जैसे वो आसमान के साथ एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अनिका भी मुस्कुराई और उसके ठीक बगल में आकर लेट गई। अब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पास उस नीले अनंत आकाश की ओर देखने लगे, जहां असंख्य तारे झिलमिला रहे थे, जैसे कोई चुपचाप उनका लव स्टोरी सुन रहा हो। हल्की ठंडी हवा, बहती नदी की आवाज और बीच बीच में चमकते जुगनू, सब मिलकर उस पल को किसी परियों की कहानी जैसा बना रहे थे। फिर अचानक अनिका की आवाज धीमे से आई, जैसे वो खुद अपने ही मन की गहराइयों से कुछ कह रही हो। रोहित, हमारी लाइफ में भी इस नदी की तरह कोई तो होना चाहिए ना, जो हमारे सारे दर्द, सारी तकलीफें, हमारी हर मुश्किल को ऐसे बहा ले जाए जैसे ये पानी सब कुछ अपने साथ ले जा रहा है। वो कुछ देर रुकी, फिर रोहित की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखने लगी। लेकिन शायद वो कोई और नहीं, तुम ही हो मेरी लाइफ में। तुम ही हो वो जो हर गम के बाद मुझे मुस्कुराने की वजह देते हो, जो हर गिरते हुए पल में मुझे थाम लेते हो और हर खुशी में मुझे खुद से पहले शामिल करते हो। थैंक यू मिस्टर मारवा, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इस कदर प्यार देने के लिए और हर पल कुछ नया, कुछ रोमांटिक सा सरप्राइज देने के लिए। तुम्हारे साथ हर दिन जैसे एक नया त्योहार लगता है। उसकी आंखें अब नरम हो चुकी थी और उनमें हल्की सी नमी थी, लेकिन वो नमी दर्द की नहीं खुशी की थी। रोहित ने ये सब सुनते ही अपनी नजरें उससे हटाए बिना हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर जैसे ही अनिका कुछ और कहने लगी, रोहित अचानक उठकर उसके ऊपर झुक गया और उसे एकदम पास खींचते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी किस रख दी। अनिका चौंक गई, उसकी सांसें एक पल को थम सी गईं और उसने फौरन कहा, क्या है मिस्टर मारवा, आप ये सब खुले में, आपको कोई देख लेगा तो? लेकिन रोहित ने शरारती अंदाज में आंखें नचाते हुए जवाब दिया, अनिका, यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है, तुम चाहो तो खुद देख सकती हो। दूर दूर तक सिर्फ नदी है, पेड़ है और ये तारे हैं, और ये सब भी हमारे प्यार की गवाही देने के लिए काफी हैं। रोहित की बात में बात तो थी, माहौल भी वैसे ही था जैसे पूरी प्रकृति भी उनके इस पल को
अपनी बाहों में समेटे हुए थी। लेकिन फिर भी अनिका ने झूठ मूठ की सख्ती दिखाते हुए कहा, नहीं मिस्टर मारवा, मुझे अब भी लगता है कि यहाँ ऐसे खुले में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनिका की मासूम सी बात, जिसमें एक भोला सा डर और नजाकत छिपी थी, सुनकर भला रोहित कैसे मना कर सकता था। उसकी आंखों में झिझक थी, पर उन आंखों के पीछे छिपा प्यार भी साफ झलक रहा था। रोहित के लिए वो प्यार ही सबसे बड़ी चीज थी, और जब बात अनिका के आराम और उसके एहसासों की हो तो रोहित अपनी हर चाह, हर ख्वाहिश को बिना सोचे कुर्बान कर सकता था। इसलिए रोहित बिना कुछ बोले बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से उठ गया। हालांकि अनिका के बदन से उठती हल्की सी भीनी खुशबू, जो रात की हवा में घुलकर एक अलग ही नशा बना रही थी, रोहित के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक बेचैनी तैर गई थी, लेकिन उसने अपने मन के उस तूफान को जैसे खुद ही शांत कर लिया। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एकदम सीधा खड़ा हो गया। रोहित के अचानक ऐसे उठ जाने पर अनिका थोड़ी सी अचकचा गई। उसे एक पल को लगा कि शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे रोहित का दिल दुखा हो। उसका मन बेचैन होने लगा और उसकी आंखों में हल्की सी गिल्ट की परछाई उभर आई। वो भी धीरे धीरे खड़ी हो गई और बहुत ही धीमे स्वर में बोली, सॉरी मिस्टर मारवा, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा बस। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे कोई बच्चा गलती के बाद डांट से पहले ही रोने लगे। लेकिन रोहित उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ चुका था। वो मुस्कुराया और बड़े ही स्नेह से बोला, इट्स ओके अनिका, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हारा मतलब। फिर उसने अपने हाथ से एक इशारा किया, जैसे वो कुछ खास दिखाना चाहता हो। आओ मेरे साथ चलो, रोहित ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अनिका ने कुछ समझते हुए उसके इशारे का पीछा किया। जैसे ही उसकी निगाहें उस दिशा में गईं, उसकी सांसें जैसे थम गईं। सामने पेड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत ग्लास हाउस बना हुआ था। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी लौह से उठती रोशनी जैसे हवा में तैरती हुई सुनहरे ख्वाब बुन रही थी। हर ओर पेड़ों की छाया थी, ऊपर तारे बिखरे थे, जैसे पूरी कायनात को उसी पल को सजाने के लिए बुलाया गया हो। बीचों बीच एक सुंदर टेबल थी, जिस पर गुलाबों से बनी झालरें थीं। सफेद और सुनहरी लाइट से पूरा नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। क्रिस्टल वाइन ग्लास उस टेबल पर रखे थे, जो चांदनी में और भी ज्यादा चमक रहे थे। अनिका एक पल को स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गईं। वो जैसे उस पल पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। तभी रोहित ने उसका हाथ थामा, बड़े ही प्यार से, जैसे वो कह रहा हो कि ये सब तुम्हारे लिए ही है। वो उसे लेकर उस ग्लास हाउस के भीतर गया। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, वहां की रोशनी, सजावट और माहौल ने अनिका के मन को भीतर तक छू लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। तभी रोहित ने उस टेबल पर रखा एक गुलाब उठाया। वो धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ा, हर कदम पर जैसे वक्त रुक गया हो और हवा खुद भी धीरे बहने लगी हो। अनिका की धड़कनें अब रोहित के हर कदम से बन चुकी थी। फिर रोहित उसके सामने आकर रुका और एक गहरी सीधी नजर अनिका की आंखों में डालते हुए कहा, दिस इज फॉर यू अनिका, आई लव यू। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी, इतनी आत्मा थी कि अनिका की आंखों में एक पल को नमी तैर गई। उसी पल अनिका को अपनी कुछ देर पहले की बातों का पछतावा हुआ, लेकिन अब वो सब पीछे छूट चुका था। अब बस उस हसीन पल की चमक थी और अनिका का वो चेहरा जो फिर से खिल उठा। अब अनिका की आंखों में हैरानी, खुशी और मोहब्बत तीनों मिलकर एक ऐसा रंग घोल रही थी जो शायद किसी भी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। वो कुछ पल तो बस रोहित को देखती रही, जैसे उसकी आंखें पूछ रही हों, क्या ये सब सच है? क्या ये सब सच में मेरे लिए? फिर थोड़ी कांपती सी आवाज में हल्की सी मुस्कान के साथ वो बोली, मिस्टर मारवा, ये सब मेरे लिए? रोहित की आंखों में चमक थी। वो अब बिना झिझक के घुटनों पर बैठ गया, जैसे इस पूरी कायनात के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हो। उसने एक हाथ में गुलाब को थामा और दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ अनिका, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। हर एक लम्हा, हर एक सजावट, ये हवा तक भी आज बस तुम्हारे नाम की गूंज लिए बह रही है। तुम्हें हर दिन पाना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं है। आज मैं फिर से तुम्हें हाँ कहने के लिए मनाना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे पहली बार किया था। क्या तुम फिर से मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बनोगी? क्या तुम फिर से वो यस कहोगी जो मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी से भर दे? उसके शब्द इतने सच्चे थे, जैसे किसी मंदिर की घंटी की आवाज सीधी आत्मा तक पहुंचती हुई। अनिका की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। वो आंसू जो तकलीफ के नहीं थे, वो आंसू जिनमें सुकून था, मोहब्बत थी और एक अटूट रिश्ता था। उसके दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहित उससे इतना प्यार करता है, इतना गहराई वाला, इतना सच्चा। बिना कुछ कहे, जैसे दिल ने ही कदम बढ़ा दिए, वो झुककर रोहित को कसकर गले से लगा लेती है। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, थैंक यू। लेकिन उस थैंक यू में पूरी दुनिया का प्यार समाया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद रोहित की आंखों में झांकते हुए वो कहती है, मिस्टर मारवा, ये जगह, ये पल और आप, सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा है। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी किस्मत में आप जैसे हमसफर का नाम लिखा है। उसने रोहित का हाथ और कसकर थामा और कहा, हाँ, और अब नहीं, अब बार बार हाँ। मैं अपनी पूरी लाइफ में, अगली हर लाइफ में, हर जन्म में आपको बस हाँ ही कहती रहना चाहती हूँ।
हर बार यस। चारों ओर सॉफ्ट म्यूजिक धीरे धीरे बह रहा था, जैसे उनकी धड़कनों की ताल पर कोई नज्म बज रही हो।